नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम CAIIB के BFM पेपर के चैप्टर 5 फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स के 28 MCQs को कवर करेंगे। अगर आपने अच्छे से इन MCQs पर ध्यान दिया तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यूनिफाइड EDF फॉर्म और उसकी फाइलिंग टाइमलाइन से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the export declaration form under the updated FEMA guidelines. 1. The previously separate EDF and Softex forms have been consolidated into a single unified export declaration form. 2. For the export of services, the unified declaration must be filed within 30 days from the date of the invoice. 3. For physical goods, the export declaration is initially submitted directly to the authorized dealer bank instead of the customs authorities. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। चलिए इस फेमा 2026 के नए अपडेट को विस्तार से समझते हैं। पहले एक्सपोर्टर्स को फिजिकल गुड्स के लिए EDF फॉर्म भरना पड़ता था और सॉफ्टवेयर या सर्विसेज के लिए अलग से सोफ्टेक्स फॉर्म जमा करना होता था। लेकिन अब RBI ने इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल EDF फॉर्म बना दिया है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। अब फाइलिंग की टाइमलाइंस की बात करते हैं। अगर आप सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको 30 दिन के भीतर यह EDF फॉर्म जमा करना होगा। यह 30 दिन का समय इनवॉइस की तारीख से गिना जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। लेकिन फिजिकल गुड्स के मामले में प्रक्रिया पूरी तरह अलग है। गुड्स के लिए यह डिक्लेरेशन सीधे कस्टम्स अधिकारियों को ऑनलाइन जमा किया जाता है। इसे शुरुआत में AD बैंक को नहीं दिया जाता। कस्टम्स इस डेटा को EDPMS पोर्टल पर अपलोड करता है। बाद में ऑथराइज्ड डीलर बैंक पोर्टल के जरिए इसकी वेरिफिकेशन करता है। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। आइए अब एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के रियलाइजेशन लिमिट्स से जुड़े इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the realization of export proceeds under the updated FEMA 2026 framework. 1. The mandatory realization period for standard export proceeds has been uniformly extended to 15 months from the date of shipment. 2. Export trades that are invoiced and settled entirely in Indian rupees are granted an extended realization period of 18 months. 3. Status holder exporters are exempt from these maximum time limits, allowing them to retain export proceeds indefinitely. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। चलिए एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के नए नियमों का विश्लेषण करते हैं। RBI के नए नियमों के तहत एक्सपोर्ट का पैसा वापस लाने की अवधि बढ़ा दी गई है। अब विदेशी मुद्रा में होने वाले सामान्य एक्सपोर्ट के लिए यह सीमा 9 महीने से बढ़ाकर 15 महीने कर दी गई है। यह 15 महीने का समय शिपमेंट की तारीख से गिना जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। इसके अलावा जो ट्रेड INR यानी भारतीय रुपए में सेटल होते हैं उनके लिए और भी छूट है। रुपए में होने वाले सेटलमेंट के लिए यह समय सीमा 18 महीने तय की गई है, ताकि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिले। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है।
अब स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। चाहे कोई एक्सपोर्टर स्टेटस होल्डर हो या एसआईजेड यूनिट हो, उसे भी इन्हीं तय समय सीमाओं का पालन करना होगा। किसी भी एक्सपोर्टर को पैसा अनिश्चित काल तक बाहर रखने की छूट नहीं है। उन्हें भी 15 या 18 महीने के भीतर पैसा वापस लाना होगा। इसलिए स्टेटमेंट 3 पूरी तरह गलत है। चलिए इस केस स्टडी के जरिए एडवांस पेमेंट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझते हैं। Scenario: An Indian exporter receives an advance payment of $5 lakh from an overseas buyer for custom machinery. Due to supply chain disruptions, the manufacturing process is severely delayed. Based on the updated FEMA guidelines, which of the following represents the correct regulatory boundary for fulfilling this advance payment? Option A. The exporter must complete the physical shipment within 1 year from the date of receiving the advance payment. Option B. The exporter has a 3-year window from the receipt of advance payment to complete the physical shipment of goods. Option C. The exporter must immediately refund the advance payment if the shipment cannot be completed within 6 months. Option D. The advance payment must automatically be converted into a long-term commercial loan if shipping exceeds 9 months. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी एक्सपोर्टर के पास शिपमेंट पूरा करने के लिए 3 साल का समय है। जब कोई इंडियन एक्सपोर्टर विदेशी खरीदार से एडवांस पेमेंट लेता है, तो उसे एक तय समय में फिजिकल शिपमेंट करना होता है। पुराने नियमों के तहत यह समय सीमा सिर्फ 1 साल की थी, लेकिन फेमा 2026 के नए नियमों ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। अब एक्सपोर्टर को 3 साल की एक लंबी विंडो दी गई है। यह 3 साल की अवधि एडवांस मिलने की तारीख से गिनी जाती है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य ट्रेड ईज को बढ़ाना है, खासकर उन मामलों में जहां सप्लाई चेन में देरी होती है या कस्टम मशीनरी का निर्माण होता है। अगर एक्सपोर्टर इन 3 सालों में भी शिपमेंट नहीं कर पाता, तो उसे वह पैसा रिफंड करना होगा या फिर आरबीआई से विशेष एक्सटेंशन लेना होगा। इस लंबी अवधि के कारण ऑप्शन ए, सी और डी पूरी तरह गलत और अमान्य हो जाते हैं। एडवांस पेमेंट कभी भी अपने आप लोन में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए सही विकल्प ऑप्शन बी है। आइए अब एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन से मिलने वाली वैधानिक छूटों से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding statutory exemptions from filing the export declaration form. 1. The export of bona fide trade samples of goods, supplied free of payment, is exempt from the declaration requirement subject to specified value limits. 2. The personal effects of travelers, whether accompanied or unaccompanied, require a mandatory filing of the export declaration form. 3. Goods imported free of cost on a re-export basis are exempt from the declaration, provided they are actually re-exported. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए समझते हैं कि किन स्थितियों में ईडीएफ फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई एक्सपोर्टर ट्रेड सैंपल्स या पब्लिसिटी मटेरियल मुफ्त में भेज रहा है, तो उसे छूट मिलती है। हालांकि इसके लिए एक निश्चित वैल्यू लिमिट तय होती है, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। अब स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। जो लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं, उनके पर्सनल इफेक्ट्स यानी निजी सामान पर कोई डिक्लेरेशन नहीं लगता। चाहे वह सामान उनके साथ फ्लाइट में जा रहा हो या बाद में कार्गो से जा रहा हो, दोनों ही स्थितियों में ईडीएफ फॉर्म भरने की छूट है। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है,
क्योंकि उसमें फाइलिंग को अनिवार्य बताया गया है। अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं। अगर कोई मशीनरी या सामान फ्री ऑफ कॉस्ट भारत में लाया गया था ताकि मरम्मत के बाद उसे वापस री एक्सपोर्ट किया जा सके, तो वापसी के समय उस पर डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती। इसलिए स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। इन नियमों का उद्देश्य अनावश्यक कागजी कार्रवाई को कम करना है। चलिए प्री शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट की एलिजिबिलिटी और क्वांटम से जुड़े इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the pre-shipment packing credit facilities available to exporters. 1. Packing credit is sanctioned based on the free on-board value of the export order or the domestic cost of production, whichever is lower. 2. Banks are permitted to grant pre-shipment advances only to the direct exporter, strictly prohibiting any credit flow to a sub-supplier. 3. The outstanding pre-shipment credit must strictly be liquidated out of the proceeds of the specific export bill or post-shipment finance. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए पैकिंग क्रेडिट के नियमों को डिकोड करते हैं। यह एक प्री शिपमेंट फाइनेंस है जो माल बनाने के लिए दिया जाता है। बैंक हमेशा फाइनेंस की मात्रा तय करते समय एफओबी वैल्यू या डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से जो भी कम हो उस पर लोन सैंक्शन करते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल डायरेक्ट एक्सपोर्टर को ही लोन मिलेगा। अगर एक्सपोर्टर किसी सब सप्लायर से कच्चा माल खरीद रहा है तो बैंक उस सब सप्लायर को भी पैकिंग क्रेडिट दे सकते हैं। इसे सप्लाई चेन फाइनेंस का हिस्सा माना जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि उसमें सब सप्लायर को पूरी तरह वर्जित बताया गया है। अब बात करते हैं लोन चुकाने की। बैंक का यह सख्त नियम है कि पैकिंग क्रेडिट का बकाया केवल उसी एक्सपोर्ट की कमाई से चुकाया जाएगा या फिर माल शिप होने के बाद उसे पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कन्वर्ट करके लिक्विडेट किया जाएगा। किसी अन्य खाते से इसे एडजस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। ईडीएफ और सोफ्टेक्स फॉर्म्स को मिलाकर अब एक सिंगल डिक्लेरेशन फॉर्म बना दिया गया है। नॉर्मल एक्सपोर्ट के पैसे 15 महीने में और रुपए वाले ट्रेड के पैसे 18 महीने में लाने होंगे। एडवांस पेमेंट मिलने के बाद अब एक्सपोर्टर के पास शिपमेंट पूरा करने के लिए 3 साल का समय है। यात्रियों के निजी सामान और फ्री री एक्सपोर्ट वाले गुड्स पर डिक्लेरेशन फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैकिंग क्रेडिट हमेशा एफओबी वैल्यू या कॉस्ट में से जो कम हो उस पर सैंक्शन किया जाता है। अगले सवाल में हम प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी यानी पीसीएफसी के लिक्विडेशन मैथ को सॉल्व करेंगे। आइए अब पीसीएफसी के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। An exporter availed a pre-shipment credit in foreign currency (PCFC) of $1 lakh. Due to the cancellation of the export order, the physical shipment was not made, and no export bills were submitted. The exporter must now liquidate the PCFC using domestic rupee funds. Calculate the exchange rate applicable for this liquidation transaction. Option A. TT buying rate. Option B. Bill buying rate. Option C. TT selling rate. Option D. Bill selling rate. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी टीटी सेलिंग रेट।
चलिए इस पीसीएफसी के लिक्विडेशन मैथ को समझते हैं। जब कोई एक्सपोर्टर विदेशी मुद्रा में प्री शिपमेंट लोन लेता है तो उसे माल शिप करके विदेशी मुद्रा कमानी होती है। लेकिन अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो एक्सपोर्टर के पास विदेशी मुद्रा नहीं आती। इस स्थिति में उसे बैंक का विदेशी लोन चुकाना होता है। बैंक को $1,00,000 वापस करने के लिए एक्सपोर्टर को अपने भारतीय रुपए देकर बैंक से डॉलर खरीदने पड़ते हैं। चूंकि बैंक एक्सपोर्टर को डॉलर बेचेगा, इसलिए बैंक अपना टीटी सेलिंग रेट लगाएगा। क्योंकि यहाँ कोई एक्सपोर्ट बिल मौजूद नहीं है, इसलिए बिल रेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। यह पेनाल्टी का एक सख्त नियम है ताकि एक्सपोर्टर करेंसी फ्लक्चुएशन या सट्टेबाजी का फायदा न उठा सके। इस पूरी प्रक्रिया में बैंक की रिकवरी सुनिश्चित की जाती है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding post-shipment finance facilities. 1. Discounting of export bills is generally undertaken for usance bills drawn under a confirmed letter of credit. 2. Advances against export bills sent on collection are typically provided when the bills are not backed by a letter of credit. 3. In both discounting and collection advances, the bank assumes absolute non-recourse risk if the overseas buyer defaults on payment. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट एक और दो सही हैं। चलिए पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के इन नियमों को समझते हैं। जब कोई यूसेंस बिल किसी लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत ड्रा किया जाता है तो बैंक उसे डिस्काउंटिंग के जरिए फाइनेंस करता है। एलसी होने के कारण बैंक की गारंटी होती है, इसलिए स्टेटमेंट एक सही है। लेकिन जब एक्सपोर्टर बिना एलसी के माल भेजता है तो बैंक उन बिलों को कलेक्शन के लिए आगे भेजते हैं। इन कलेक्शन वाले बिलों पर जो एडवांस दिया जाता है उसे एडवांस अगेंस्ट कलेक्शन कहते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। चाहे बिल डिस्काउंट किया गया हो या कलेक्शन पर एडवांस दिया गया हो, दोनों ही स्थितियों में बैंक का फाइनेंस विद रिकोर्स होता है। इसका मतलब है कि अगर विदेशी खरीदार डिफॉल्ट करता है तो बैंक वह पैसा वापस एक्सपोर्टर से वसूलेगा। बैंक एब्सोल्यूट रिस्क कभी नहीं लेता। बैंक इसके साथ पेनाल इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। आइए अब एक्सपोर्ट फाइनेंस सबवेंशन के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। An eligible exporter applies for pre-shipment rupee export credit. The AD Bank standard benchmark interest rate for this facility is 9.50%. Under the newly updated Export Promotion Mission (EPM) Niryat Protsahan Scheme effective January 2026, the government provides an interest subvention. Calculate the effective interest rate charged to the exporter by the bank. Option A. 6.50%. Option B. 6.75%. Option C. 7.50%. Option D. 9.50%. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 6.75%। चलिए इस इंटरेस्ट सबवेंशन की कैलकुलेशन को डिकोड करते हैं। सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ईपीएम निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू की है। जब बैंक रुपए में एक्सपोर्ट लोन देते हैं तो उनका एक बेंचमार्क रेट होता है। इस केस में बैंक का स्टैंडर्ड रेट 9.50% है। लेकिन जनवरी 2026 के सर्कुलर के अनुसार
सरकार एक्सपोर्टर को सबवेंशन यानी ब्याज में भारी छूट देती है। यह छूट 2.75% तय की गई है। इसलिए एक्सपोर्टर को लगने वाला इफेक्टिव रेट निकालने के लिए हम 9.50 में से 2.75 घटा देंगे। इससे हमारा फाइनल जवाब 6.75% आता है। बैंक एक्सपोर्टर से केवल यही कम हुआ ब्याज वसूलता है। बाकी का जो हिस्सा है वह सरकार बैंक को रिइंबर्स करती है। यह योजना केवल स्टैंडर्ड एक्सपोर्टर्स के एक्टिव खातों पर लागू होती है। चलिए गोल्ड कार्ड स्कीम की एलिजिबिलिटी से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the eligibility criteria for the Gold Card scheme for exporters. 1. The exporter must have a proven track record of continuously exporting and realizing export proceeds for the preceding 3 years. 2. The exporter's credit account must be continuously classified as a standard asset for the last 3 years. 3. Exporters whose names appear on the RBI caution list are still eligible for the scheme if their annual export turnover exceeds Rs 100 crore. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। चलिए गोल्ड कार्ड स्कीम की शर्तों को विस्तार से समझते हैं। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए एक्सपोर्टर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ होना चाहिए। उसे पिछले 3 सालों से लगातार एक्सपोर्ट करना और उसका पैसा समय पर भारत लाना अनिवार्य है। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। साथ ही एक्सपोर्टर का जो बैंक लोन खाता है वह पिछले 3 सालों से लगातार स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में होना चाहिए। उसमें कोई एनपीए या डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। अगर किसी एक्सपोर्टर का नाम आरबीआई की कॉशन लिस्ट में आ जाता है तो वह किसी भी कीमत पर इस स्कीम के योग्य नहीं रहता। चाहे उसका टर्नओवर 100 करोड़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉशन लिस्ट में नाम आते ही पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 3 पूरी तरह गलत है। इस योजना के लिए क्लीन रिकॉर्ड और बेहतरीन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की आवश्यकता होती है। इसी तरह ईसीजीसी की अप्रूवल लिस्ट में होना भी एक नेगेटिव नियम माना जाता है। आइए अब गोल्ड कार्ड स्कीम के तहत क्रेडिट लिमिट्स के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। An exporter eligible under the Gold Card scheme applies for export credit limits. The AD Bank sanctions an in-principle limit for a tenure of 3 years. To meet sudden surges in export orders, what is the mandatory standby limit percentage over and above the regular limits that the bank must sanction under this scheme? Option A. 10%. Option B. 15%. Option C. 20%. Option D. 25%. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 20%। चलिए इस गोल्ड कार्ड स्कीम की क्रेडिट लिमिट्स के नियमों को समझते हैं। जब किसी योग्य एक्सपोर्टर को गोल्ड कार्ड मिलता है तो उसे 3 साल के लिए एक इन प्रिंसिपल लोन लिमिट सैंक्शन की जाती है। यह काम एडी बैंक द्वारा किया जाता है। लेकिन कई बार एक्सपोर्टर को अचानक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को एक स्टैंड बाय लिमिट पहले से ही सैंक्शन करनी होती है। यह स्टैंड बाय लिमिट एक्सपोर्टर की नॉर्मल लिमिट का ठीक 20% होती है। यह लिमिट पूरी तरह प्री अप्रूव्ड होती है ताकि एक्सपोर्टर बिना बैंक अप्रूवल का इंतजार किए फंड्स निकाल सके। अन्य कोई भी प्रतिशत जैसे 10 या 25% यहां अमान्य है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब है।
इससे एक्सपोर्टर को सीमलेस फाइनेंसिंग मिलती है और लिक्विडिटी की समस्या नहीं आती। यह बड़े इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट अप्रेजल के दौरान असेस की जाती है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। पीसीएफसी लोन कैंसिल होने पर एक्सपोर्टर को टीटी सेलिंग रेट पर इसे लिक्विडेट करना होता है। एलसी डिस्काउंटिंग और कलेक्शन एडवांस दोनों ही हमेशा विद रिकोर्स बेसिस पर दिए जाते हैं। ईपीएम स्कीम के तहत योग्य एक्सपोर्टर्स को रुपए वाले लोन पर 2.75% की ब्याज छूट मिलती है। आरबीआई की कॉशन लिस्ट में शामिल एक्सपोर्टर किसी भी हाल में गोल्ड कार्ड स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। गोल्ड कार्ड होल्डर्स को अचानक आए ऑर्डर्स के लिए 20% की प्री अप्रूव्ड स्टैंड बाय लिमिट दी जाती है। अगले सवाल में हम ईडीपीएमएस के लाइफ साइकिल और 10 लाख रुपए वाले नए क्लोजर नियम को समझेंगे। चलिए इस केस स्टडी के जरिए गोल्ड कार्ड स्कीम की एप्लीकेशन टाइमलाइंस को समझते हैं। Scenario: A recognized status holder exporter applies to an AD bank for fresh credit limits under the Gold Card scheme. Later in the year, they apply for the renewal of these existing limits. Based on RBI guidelines, what are the mandatory maximum timeframes within which the AD bank must process these applications? Option A: 30 days for fresh applications and 30 days for renewals. Option B: 25 days for fresh applications and 15 days for renewals. Option C: 45 days for fresh applications and 21 days for renewals. Option D: 15 days for fresh applications and 7 days for renewals. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी फ्रेश एप्लीकेशन के लिए 25 दिन और रिन्यूअल के लिए 15 दिन। चलिए गोल्ड कार्ड स्कीम की प्रोसेसिंग टाइमलाइंस को डिकोड करते हैं। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य योग्य एक्सपोर्टर्स को बिना किसी देरी के एक्सपोर्ट क्रेडिट उपलब्ध कराना है। इसलिए आरबीआई ने बैंकों के लिए बहुत सख्त नियम बनाए हैं। जब कोई एक्सपोर्टर फ्रेश एप्लीकेशन यानी पहली बार लोन के लिए आवेदन करता है, तो एडी बैंक को हर हाल में 25 दिन के भीतर उस एप्लीकेशन को प्रोसेस और सैंक्शन करना होता है। अगर एक्सपोर्टर पहले से ही स्कीम में है और अपनी लिमिट का रिन्यूअल करवाना चाहता है, तो बैंक को यह काम और भी तेजी से सिर्फ 15 दिन के भीतर पूरा करना होगा। यह टाइमलाइंस व्यापार में देरी से बचने के लिए बनाई गई हैं। बैंक इसमें कोई बहाना नहीं बना सकते। इसलिए ऑप्शन ए, सी और डी की टाइमलाइंस पूरी तरह गलत है। ऑप्शन बी ही एकमात्र सटीक और वैधानिक जवाब है। यह सुनिश्चित करता है कि एक्सपोर्टर्स को उनका वर्किंग कैपिटल समय पर मिल सके। आइए अब गोल्ड कार्ड के तहत मिलने वाले प्रेफरेंशियल टर्म्स से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the preferential terms offered to exporters under the Gold Card scheme. 1. AD banks are mandated to offer export credit to gold card holders at concessional interest rates compared to standard exporters. 2. The RBI has strictly prohibited banks from levying any processing fees on export credit applications submitted by gold card holders. 3. Gold card holders are given priority in the allocation of pre-shipment credit in foreign currency, PCFC, subject to the availability of foreign exchange funds. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए गोल्ड कार्ड के फायदों को विस्तार से समझते हैं। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बैंक अपने गोल्ड कार्ड धारकों को कम ब्याज दर पर एक्सपोर्ट लोन देते हैं।
यह दर सामान्य एक्सपोर्टर्स के मुकाबले रियायती होती है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। हालांकि बैंकों से उम्मीद की जाती है कि वे प्रोसेसिंग फीस को कम रखें, लेकिन आरबीआई ने बैंकों को फीस लेने से पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया है। बैंक अपने बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार फीस माफ कर सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं। जब एक्सपोर्टर को विदेशी मुद्रा में लोन यानी पीसीएफसी चाहिए होता है, तो बैंकों के पास फॉरेक्स फंड्स सीमित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक गोल्ड कार्ड धारकों को सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं। उन्हें लाइन में सबसे आगे रखा जाता है, इसलिए स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। चलिए ईडीपीएमएस के लाइफ साइकिल और वर्किंग मैकेनिज्म से जुड़े इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the Export Data Processing and Monitoring System, EDPMS. 1. EDPMS tracks the entire life cycle of an export transaction by linking the physical shipping bill generated by customs with the inward remittance reported by the AD Bank. 2. If an exporter realizes the payment but the AD Bank fails to update the Electronic Bank Realization Certificate, EBRC, in the system, the shipping bill remains technically open in EDPMS. 3. The customs portal does not share any data directly with EDPMS. Instead, the exporter must manually upload the shipping bill to the RBI server. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। चलिए ईडीपीएमएस पोर्टल के काम करने के तरीके को समझते हैं। जब कोई माल देश से बाहर जाता है, तो कस्टम्स विभाग एक शिपिंग बिल जनरेट करता है। जब उस माल का पैसा भारत वापस आता है, तो बैंक उसकी जानकारी दर्ज करता है। ईडीपीएमएस इन दोनों डेटा पॉइंट्स को लिंक करके एक्सपोर्ट साइकिल को ट्रैक करता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। अब स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। मान लीजिए कि एक्सपोर्टर के खाते में पैसा आ गया है, लेकिन बैंक के अधिकारी ने पोर्टल पर ईबीआरसी यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जनरेट नहीं किया है। इस स्थिति में सिस्टम को लगेगा कि पैसा नहीं आया है और वह एंट्री ओपन ही रह जाएगी, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। सिस्टम बहुत ऑटोमेटेड है। कस्टम्स का आइसगेट सर्वर हर दिन सीधा डेटा ईडीपीएमएस को भेजता है। एक्सपोर्टर को मैनुअल तरीके से कोई बिल आरबीआई के सर्वर पर अपलोड नहीं करना पड़ता, इसलिए स्टेटमेंट 3 पूरी तरह गलत है। आइए इसके स्टडी के जरिए ईडीपीएमएस के 10 लाख वाले नए क्लोजर नियम को समझते हैं। Scenario: An exporter shipped goods worth ₹8,50,000 to a buyer in Europe. The foreign buyer subsequently declared bankruptcy, making the realization of the export proceeds impossible. The shipping bill has been showing as open in the EDPMS portal for over 18 months. Based on the FEMA 2026 updates, what is the most efficient and compliant method for the AD Bank to close this open entry? Option A. The AD Bank must initiate legal proceedings in the European Court before closing the entry. Option B. The AD Bank must seek explicit written permission from the regional office of the RBI to write off the amount. Option C. The AD Bank can independently close the entry based solely on a self-declaration submitted by the exporter. Option D. The entry must be transferred to the ECGC Claims Department and cannot be closed until a payout is received. सही जवाब है ऑप्शन सी,
यानी बैंक केवल एक सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर एंट्री को क्लोज कर सकता है। चलिए फेमा 2026 के सबसे बड़े अपडेट को डिकोड करते हैं। पुराने नियमों के तहत अगर कोई शिपिंग बिल ईडीपीएमएस में ओपन रह जाता था तो उसे क्लोज करना बहुत मुश्किल था। एक्सपोर्टर को आरबीआई से लंबी परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन नए नियमों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा दिया है। अब अगर कोई ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए या उससे कम का है और पैसा डूब गया है, जैसे कि विदेशी खरीदार के दिवालिया होने के कारण, तो बहुत आसान रास्ता है। एक्सपोर्टर बस एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिखकर एडी बैंक को देगा। बैंक के पास अब यह अधिकार है कि वह खुद उस ओपन एंट्री को सिस्टम से क्लोज कर दे। इसके लिए न तो कोर्ट केस की जरूरत है, न आरबीआई के अप्रूवल की, और न ही ईसीजीसी के सेटलमेंट का इंतजार करना है। इस केस में अमाउंट सिर्फ 8,50,000 है, जो लिमिट के अंदर है। इसलिए ऑप्शन ए, बी और डी पूरी तरह गलत है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अब एक्सपोर्टर्स के कॉशन लिस्टिंग से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉशन लिस्टिंग ऑफ एक्सपोर्टर्स इन द ईडीपीएमएस। 1. An exporter will be automatically flagged for caution listing if any of their shipping bills remain open in the EDPMS for more than 2 years. 2. An exporter may be caution listed if the aggregate value of their outstanding export bills exceeds 20% of their total export turnover for the previous financial year. 3. Once an exporter is caution listed, their AD bank is completely prohibited from granting them any new packing credit facilities, regardless of the circumstances. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। चलिए कॉशन लिस्टिंग के ट्रिगर्स को समझते हैं। अगर कोई एक्सपोर्टर माल भेजता है लेकिन उसका पैसा 2 साल से अधिक समय तक वापस नहीं आता, तो ईडीपीएमएस उसे अपने आप कॉशन लिस्ट के लिए फ्लैग कर देता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और नियम है। अगर एक्सपोर्टर के फंसे हुए पैसों का कुल मूल्य उसके पिछले साल के कुल टर्नओवर के 20% से अधिक हो जाता है, तो भी उसे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। यह सच है कि कॉशन लिस्ट में आने पर पाबंदियां लगती हैं, लेकिन बैंक को उन्हें नया पैकिंग क्रेडिट देने से पूरी तरह नहीं रोका जाता। बैंक उन्हें नई फैसिलिटी दे सकता है, बशर्ते वह पक्के लेटर ऑफ क्रेडिट या एडवांस पेमेंट के आधार पर काम कर रहे हों। बैंक को बस एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होती है। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। बैंक को गोल्ड कार्ड की फ्रेश एप्लीकेशन 25 दिन और रिन्यूअल 15 दिन के अंदर पास करना होता है। गोल्ड कार्ड वालों को कम ब्याज दर का फायदा मिलता है और पीसीएफसी में पहली प्राथमिकता दी जाती है। ईडीपीएमएस कस्टम्स और बैंक के डेटा को मैच करता है और ईबीआरसी बनने तक बिल ओपन रहता है। बैंक अब 10 लाख रुपए तक की पेंडिंग एंट्रीज को सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर बंद कर सकते हैं। 2 साल से पुराने बिल या टर्नओवर के 20% से ज्यादा पेंडेंसी होने पर एक्सपोर्टर कॉशन लिस्ट हो जाता है। अगले सवाल में हम फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करेंगे। चलिए कॉशन लिस्ट से एक्सपोर्टर्स के डीलिस्टिंग नियम से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the delisting of exporters from the RBI caution list under the EDPMS framework. 1. The EDPMS portal automatically revokes the caution listed status of an exporter once the pending export bills are fully realized and the EBRC is generated. 2.
AD category I banks are empowered to manually delist exporters from the caution list based on their satisfactory internal credit assessments. 3. Upon successful delisting, the exporter immediately regains eligibility to apply for the Gold Card scheme without any further waiting period. Option A. 1 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट एक सही है। चलिए समझते हैं कि ईडीपीएमएस से कॉशन लिस्ट का नाम कैसे हटता है। आरबीआई का सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटेड है। जैसे ही एक्सपोर्टर के पेंडिंग एक्सपोर्ट बिल का पैसा वापस आता है और एडी बैंक ईबीआरसी जनरेट करता है, तो सिस्टम खुद ब खुद एक्सपोर्टर को डीलिस्ट कर देता है। इसलिए स्टेटमेंट एक सही है। बैंक अपने स्तर पर मैनुअल डीलिस्टिंग नहीं कर सकते, उन्हें सिस्टम सिंक का इंतजार करना होगा। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। अब गोल्ड कार्ड की बात करते हैं। कॉशन लिस्ट से हटने का मतलब यह नहीं है कि एक्सपोर्टर तुरंत एलिजिबल हो जाएगा। गोल्ड कार्ड के लिए 3 साल का क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, जिसमें स्टैंडर्ड एसेट होना अनिवार्य है। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए इसके स्टडी के जरिए फैक्टरिंग के मैकेनिज्म को समझते हैं। Scenario: An Indian MSME exporter assigns its short-term export receivables to a registered export factor to improve immediate cash flow. The agreement stipulates that the factor will absorb the complete credit risk if the overseas buyer defaults due to financial insolvency. Based on international trade finance mechanics, which of the following represents the correct classification of this transaction? Option A. It is classified as with recourse factoring, where the factor can eventually recover the funds from the Indian exporter. Option B. It is classified as without recourse factoring, where the factor completely assumes the credit risk of the overseas buyer's insolvency. Option C. It is classified as forfeiting, because all without recourse transactions are legally termed forfeiting under RBI rules. Option D. It is classified as agency collection, where the factor only acts as a collection agent without providing any upfront finance. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग। जब एक्सपोर्टर अपने शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स किसी फैक्टर को बेचता है ताकि उसे तुरंत कैश मिल सके, तो 2 स्थितियां होती हैं। अगर विदेशी खरीदार के दिवालिया होने पर फैक्टर नुकसान उठाता है, तो इसे इंटरनेशनल ट्रेड में विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग कहते हैं। इसमें फैक्टर एक्सपोर्टर से पैसा वापस नहीं मांग सकता, इसलिए ऑप्शन बी सही है। दूसरी तरफ, अगर नुकसान एक्सपोर्टर को उठाना पड़े, तो वह विद रिकोर्स होता है। इसे फॉरफेटिंग बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि फॉरफेटिंग हमेशा लॉन्ग टर्म और कैपिटल गुड्स के लिए होती है, जबकि फैक्टरिंग मुख्य रूप से शॉर्ट टर्म कंज्यूमर गुड्स के लिए होती है। इसके अलावा फैक्टरिंग कोई साधारण एजेंसी कलेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें अपफ्रंट एडवांस दिया जाता है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन बी है। आइए अगले सवाल में फॉरफेटिंग के इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding forfeiting in international trade. 1. Forfeiting strictly involves the discounting of medium to long-term export receivables on an absolute without recourse basis. 2. The export bills or promissory notes in a forfeiting transaction must be avalized or guaranteed by the importer's bank. 3. Unlike factoring,
Forfeiting covers the entire 100% value of the export invoice without holding back any margin. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फॉरफेटिंग हमेशा मीडियम से लॉन्ग टर्म के कैपिटल गुड्स के लिए की जाती है। यह पूरी तरह एब्सोल्यूट नॉन रिकोर्स होती है, जिसमें एक्सपोर्टर पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसलिए स्टेटमेंट एक सही है। इसमें एक्सपोर्ट बिल्स या प्रोमिसरी नोट्स पर इंपोर्टर के बैंक की एवालिजेशन यानी पक्की गारंटी होनी बहुत जरूरी है। इस गारंटी के बिना फॉरफेटिंग नहीं हो सकती, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं। फैक्टरिंग में फैक्टर आमतौर पर 20% मार्जिन अपने पास सुरक्षित रखता है, लेकिन फॉरफेटिंग का स्ट्रक्चर अलग है। फॉरफेटिंग में बैंक या फैक्टर पूरे 100% इनवॉइस वैल्यू को कवर करता है और कोई मार्जिन होल्ड नहीं करता। इसलिए स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। यह इसे एक पावरफुल टूल बनाता है। आइए अब फैक्टरिंग की फीस और डिस्काउंट रेट के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। An exporter submits an export invoice of $1 lakh to a factor. The factor agrees to advance 80% of the invoice value immediately. The factor charges a service fee of 1.5% on the gross invoice value and a discount, interest, rate of 8% per annum on the advanced amount for a 90-day credit period. Assume 360 days a year for calculation. Calculate the net initial amount disbursed to the exporter upfront after deducting all applicable fees and interest. Option A. $78,500. Option B. $78,400. Option C. $76,900. Option D. $80,000. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी $76,900। चलिए फैक्टरिंग के इस कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक्सपोर्टर का कुल इनवॉइस $1 लाख का था। फैक्टर ने 80% एडवांस देने का वादा किया, यानी एडवांस राशि $80,000 बनी। अब फैक्टर अपनी सर्विस फीस काटेगा, जो 1.5% है। यह फीस पूरे ग्रॉस इनवॉइस यानी 1 लाख पर लगेगी, तो यह फीस $1,500 होती है। इसके बाद फैक्टर 90 दिन का इंटरेस्ट यानी डिस्काउंट भी काटेगा। यह 8% का ब्याज सिर्फ एडवांस राशि यानी 80,000 पर लगेगा। 80,000 का 8% 90/360 के हिसाब से कैलकुलेट करने पर $1,600 बनता है। तो कुल डिसबर्समेंट निकालने के लिए हम 80,000 में से 1,500 सर्विस फीस और 1,600 इंटरेस्ट घटा देंगे। इससे फाइनल अमाउंट $76,900 आता है। चलिए फॉरफेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के सेकेंडरी मार्केट ट्रेडेबिलिटी से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the secondary market tradability of forfeiting instruments. 1. Forfeiting instruments are highly liquid because the avalized bills can be freely traded in the secondary market. 2. The secondary market purchaser of a forfeiting instrument assumes the risk of the importer's bank without any recourse to the original exporter. 3. Only short-term consumer goods transactions are eligible for creating tradable forfeiting instruments in the secondary market. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C.
1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट एक और दो सही हैं। फॉरफेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत लिक्विड होते हैं। चूंकि इन पर इंपोर्टर बैंक की एवालिजेशन यानी पक्की गारंटी होती है, इसलिए इन्हें ग्लोबल सेकेंडरी मार्केट में आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। इसलिए स्टेटमेंट एक सही है। जो निवेशक इन्हें सेकेंडरी मार्केट में खरीदता है, वह सीधे इंपोर्टर बैंक का रिस्क लेता है। उसका ओरिजिनल एक्सपोर्टर से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि यह विदाउट रिकोर्स होता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। फॉरफेटिंग कभी भी शॉर्ट टर्म कंज्यूमर गुड्स के लिए इस्तेमाल नहीं होती। यह हमेशा लॉन्ग टर्म और हाई वैल्यू कैपिटल मशीनरी के लिए होती है, जिसका पेमेंट कई सालों तक चलता है। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। सेकेंडरी मार्केट में इसकी ट्रेडेबिलिटी इसे फैक्टरिंग से बिल्कुल अलग बनाती है। चलिए अब क्वेश्चन 16 से 20 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। ईबीआरसी जनरेट होने पर ईडीपीएमएस सिस्टम अपने आप एक्सपोर्टर को कॉशन लिस्ट से हटा देता है। विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग में विदेशी खरीदार के दिवालिया होने का पूरा रिस्क फैक्टर उठाता है। फॉरफेटिंग कैपिटल गुड्स के लिए 100% इनवॉइस वैल्यू को एब्सोल्यूट नॉन रिकोर्स बेसिस पर कवर करती है। फैक्टरिंग में सर्विस फीस पूरे ग्रॉस इनवॉइस पर लगती है, जबकि ब्याज केवल एडवांस राशि पर काटा जाता है। एवालिजेशन के कारण फॉरफेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को सेकेंडरी मार्केट में बिना किसी रिस्क के ट्रेड किया जा सकता है। अगले सवाल में हम इंपोर्ट गाइडलाइंस और मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन के नए रूल्स पर चर्चा करेंगे। चलिए इंपोर्ट पेमेंट्स की आउटवर्ड रेमिटेंस टाइमलाइंस से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the time limits for outward remittances against imports. 1. For normal operational imports, the remittance must be completed within 6 months from the date of shipment. 2. For the import of capital goods, AD banks are permitted to allow outward remittances up to a maximum of 3 years from the date of shipment. 3. In all cases of delayed payments beyond the prescribed limits, the importer must obtain prior approval strictly from the Ministry of Finance. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट एक और दो सही हैं। चलिए इंपोर्ट पेमेंट्स के नियमों को समझते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार जब कोई इंपोर्टर नॉर्मल इंपोर्ट्स यानी कच्चा माल मंगाता है, तो उसे 6 महीने के अंदर पैसा भेजना अनिवार्य होता है। यह 6 महीने का समय शिपमेंट की तारीख से गिना जाता है। इसलिए स्टेटमेंट एक सही है। लेकिन अगर कोई कैपिटल गुड्स जैसे भारी मशीनरी मंगाता है, तो एडी बैंक के पास अधिकार है कि वह पेमेंट के लिए 3 साल तक का समय दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन मशीनों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। अगर किसी कारणवश पेमेंट में देरी हो जाती है, तो इंपोर्टर को वित्त मंत्रालय के पास जाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसके लिए रिजर्व बैंक या एडी बैंक ही अपने तय अधिकारों के तहत एक्सटेंशन दे सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 3 पूरी तरह गलत है। आइए इसके स्टडी के जरिए मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन के नए रूल्स को समझते हैं। Scenario: An Indian trader initiates a merchanting trade transaction (MTT), purchasing goods from a supplier in Vietnam and selling them directly to a buyer in Germany, without the goods ever entering the Indian domestic customs area. Based on the audited FEMA 2026 regulations, which of the following represents the correct time frame for completing the entire MTT cycle?
Option A. The entire cycle must be completed within 9 months, with the foreign exchange outlay not exceeding 6 months. Option B. The entire cycle must be completed strictly within 6 months. Option C. The entire cycle must be completed within 12 months, and the foreign exchange outlay must not exceed 4 months. Option D. The cycle can remain open indefinitely as long as the goods do not touch Indian shores. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पूरी साइकिल 6 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। चलिए मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन या एमटीटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें एक भारतीय व्यापारी वियतनाम से माल खरीदकर सीधे जर्मनी बेच देता है। माल कभी भी भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं करता। पुराने नियमों में इस साइकिल को पूरा करने के लिए 9 महीने का समय मिलता था, लेकिन फेमा 2026 के नए और ऑडिटेड नियमों ने इसे सख्त कर दिया है। अब पूरी मर्चेंटिंग ट्रेड साइकिल हर हाल में 6 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आयात का पेमेंट और निर्यात से होने वाली कमाई दोनों 6 महीने के अंदर मैच हो जानी चाहिए। बैंक यह भी सुनिश्चित करते हैं कि भारत से विदेशी मुद्रा का आउटले न्यूनतम रहे। इसलिए पुराना 9 महीने वाला ऑप्शन आउटडेटेड और गलत है। सही और अपडेटेड जवाब ऑप्शन बी है। यह नियम सट्टेबाजी को रोकने के लिए लागू किया गया है। चलिए इंपोर्ट्स के लिए दिए जाने वाले एडवांस पेमेंट से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding advance payments for the import of goods. 1. Authorized dealer banks can freely allow advance payments up to any amount without requiring a guarantee, provided the importer has a clean track record. 2. For advance payments exceeding to lakhs $US or its equivalent, the importer must mandatorily obtain an irrevocable standby letter of credit or a bank guarantee from an international bank of repute. 3. AD banks are permitted to waive the bank guarantee requirement for advances exceeding to lakhs $US if the importer is a public sector undertaking or a recognized status holder, subject to board-approved policies. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। चलिए एडवांस पेमेंट के नियमों को डिकोड करते हैं। जब कोई इंपोर्टर माल आने से पहले पैसा भेजता है, तो देश का फॉरेक्स बाहर जाता है। इसलिए आरबीआई ने $1-2 लाख की सख्त लिमिट तय की है। अगर एडवांस $2 लाख से ज्यादा है, तो इंपोर्टर को बैंक गारंटी या एसबीएलसी यानी स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट लाना अनिवार्य है। यह गारंटी किसी प्रतिष्ठित विदेशी बैंक से होनी चाहिए। इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। अगर इंपोर्टर कोई सरकारी कंपनी यानी पीएसयू है या कोई बहुत बड़ा स्टेटस होल्डर है, तो एडी बैंक को एक विशेष छूट दी गई है। बैंक अपनी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के आधार पर इस बैंक गारंटी की शर्त को माफ कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन संस्थाओं में माल न आने का रिस्क बहुत कम होता है। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है। आइए अब इंपोर्ट फाइनेंस मार्जिन और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। An importer applies for a letter of credit, LC, facility to import raw materials worth $50,000. The AD bank sanctions the LC with a strict 15% cash margin requirement. Additionally, to hedge against currency risk, the importer books a forward contract for the entire invoice amount. If the current spot exchange rate is ₹83.00 per USD and the forward premium is ₹0.50,
Calculate the exact cash margin amount in INR the importer must deposit upfront with the bank. Assume the margin is calculated on the hedged forward rate. Option A. Rupees 6,22,500. Option B. Rupees 6,26,250. Option C. Rupees 6,30,000. Option D. Rupees 41,75,000. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 6,26,250 रुपए। चलिए इस एलसी मार्जिन की कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इंपोर्टर का कुल बिल $50,000 का है। उसने करेंसी रिस्क से बचने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है। सबसे पहले हमें फॉरवर्ड रेट निकालना होगा। करंट स्पॉट रेट 83 रुपए है, जिसमें हम 50 पैसे का प्रीमियम जोड़ेंगे। इससे हमारा फाइनल फॉरवर्ड रेट 83 रुपए 50 पैसे हो जाता है। अब हम इस रेट को $50,000 से गुणा करेंगे ताकि टोटल INR वैल्यू निकल सके। यह 41,75,000 रुपए आता है। बैंक ने इस पूरी राशि पर 15% का कैश मार्जिन मांगा है, तो 41,75,000 का 15% निकालने पर हमारा फाइनल उत्तर 6,26,250 रुपए आता है। यह वह शुरुआती रकम है जो इंपोर्टर को बैंक में जमा करानी होगी ताकि बैंक एलसी जारी कर सके। चलिए अब IDPMS के एंट्री क्लोजर रूल्स से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the Import Data Processing and Monitoring System, IDPMS. 1. The primary function of the IDPMS is to match the outward remittance message generated by the bank with the physical bill of entry issued by customs. 2. Under the FEMA 2026 updates, AD banks are authorized to close open entries in the IDPMS for transaction values up to Rs 10 lakhs based solely on a self-declaration from the importer. 3. If an importer makes an advance payment, the IDPMS system remains completely inactive and will not generate any entry until the physical goods actually arrive at the Indian port. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। चलिए IDPMS के वर्किंग मैकेनिज्म को समझते हैं। जब कोई इंपोर्टर विदेश पैसा भेजता है तो बैंक एक ORM यानी आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज जनरेट करता है। जब माल भारत आता है तो कस्टम्स एक BOE यानी बिल ऑफ एंट्री बनाता है। IDPMS का मुख्य काम इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की मैचिंग करना है ताकि पता चले कि पैसे के बदले माल आया या नहीं। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। अब फेमा 2026 की बात करते हैं। अगर माल नहीं आता और एंट्री ओपन रह जाती है तो 10 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक केवल इंपोर्टर के सेल्फ डिक्लेरेशन पर उस एंट्री को क्लोज कर सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं। अगर इंपोर्टर ने एडवांस पेमेंट किया है तो बैंक तुरंत सिस्टम में ORM जनरेट कर देता है। सिस्टम पेंडिंग मैच की स्थिति में आ जाता है और माल के पोर्ट पर पहुंचने का इंतजार करता है। वह इनएक्टिव नहीं रहता, बल्कि एडवांस की एंट्री तुरंत दर्ज हो जाती है। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए अब क्वेश्चन 21 से 25 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। नॉर्मल इंपोर्ट्स का पेमेंट 6 महीने में और कैपिटल गुड्स का पेमेंट 3 साल में करना होता है। नए नियमों के तहत मर्चेंटिंग ट्रेड साइकिल को हर हाल में 6 महीने के भीतर पूरा करना होगा।
$2 लाख से ज्यादा के एडवांस पेमेंट के लिए इंटरनेशनल बैंक की गारंटी लेना अनिवार्य है। एलसी का कैश मार्जिन हमेशा फॉरवर्ड रेट से कैलकुलेट की गई टोटल INR वैल्यू पर निकाला जाता है। IDPMS रेमिटेंस और बिल ऑफ एंट्री को मैच करता है और 10 लाख तक की एंट्रीज सेल्फ डिक्लेरेशन से बंद हो सकती हैं। अगले सेट में हम बायर और सप्लायर क्रेडिट के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करेंगे। चलिए इस केस स्टडी के जरिए सप्लायर्स क्रेडिट और बायर्स क्रेडिट के अंतर को समझते हैं। Scenario: An Indian importer purchases specialized manufacturing machinery from a supplier in Germany. The German supplier demands immediate payment upon shipment and refuses to extend any credit. To fund this purchase, the Indian importer directly negotiates and arranges a short-term foreign currency loan from the London branch of an Indian bank. Based on RBI guidelines on international trade finance, which of the following represents the correct classification of this arrangement? Option A. It is classified as supplier's credit because the underlying transaction involves the supply of machinery from a foreign entity. Option B. It is classified as buyer's credit because the credit is directly arranged by the importer from an overseas financial institution. Option C. It is classified as an external commercial borrowing, ECB, because the loan originates from a foreign branch outside India. Option D. It is classified as pre-shipment finance because the funds were arranged prior to the arrival of the goods at the Indian port. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बायर्स क्रेडिट। चलिए इस केस स्टडी के जरिए व्यापार के इन ट्रेड क्रेडिट मॉडल्स को समझते हैं। जब कोई इंपोर्टर विदेश से मशीनरी खरीदता है तो उसे पेमेंट के लिए अतिरिक्त समय चाहिए होता है। अगर विदेश का सप्लायर खुद ही इंपोर्टर को पेमेंट के लिए 1 साल की मोहलत दे दे तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड में सप्लायर्स क्रेडिट कहा जाता है। लेकिन इस केस में सप्लायर ने तुरंत पैसा मांगा है और क्रेडिट देने से मना कर दिया है। इसलिए इंपोर्टर ने खुद लंदन में स्थित एक विदेशी बैंक की शाखा से लोन की व्यवस्था की है। जब इंपोर्टर खुद किसी ओवरसीज इंस्टीट्यूशन या बैंक से पैसा अरेंज करता है तो उसे बायर्स क्रेडिट कहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चूंकि यह पैसा सीधे बायर ने उठाया है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। इसे ECB भी नहीं कह सकते क्योंकि यह विशुद्ध रूप से इंपोर्ट ट्रेड से जुड़ा शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए अब ट्रेड क्रेडिट के मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। आइए अब ट्रेड क्रेडिट के मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the minimum average maturity period, MAMP, for trade credits and external commercial borrowings, ECBs, under the updated 2025 to 2026 framework. 1. The standard minimum average maturity period for both ECBs and trade credits has been unified and standardized to 3 years across all regular sectors. 2. Manufacturing sector companies are strictly prohibited from raising ECBs with a MAMP of less than 3 years under any circumstances. 3. The maximum limit for raising funds under the automatic route has been enhanced to the higher of $1 billion or 300% of the borrower's net worth. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए मैच्योरिटी पीरियड के इन नए अमेंडमेंट्स को समझते हैं। RBI के नए फ्रेमवर्क के अनुसार ECB और ट्रेड क्रेडिट दोनों के लिए एक यूनिफॉर्म नियम बनाया गया है।
अब सभी सेक्टर्स के लिए 3 साल का न्यूनतम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड तय किया गया है ताकि देश पर शॉर्ट टर्म कर्ज का बोझ न पड़े, इसलिए स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात करते हैं। हालांकि जनरल नियम 3 साल का है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एक खास छूट दी गई है। वे $150 मिलियन तक का विदेशी लोन 1 से 3 साल के बीच की मैच्योरिटी पर भी उठा सकती हैं। उन्हें पूरी तरह रोका नहीं गया है, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। तीसरी बात, ऑटोमेटिक रूट के तहत उधारी की सीमा को बढ़ाकर अब $1 बिलियन या कंपनी की नेटवर्थ का 300% कर दिया गया है, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है। आइए अब ट्रेड क्रेडिट के ऑल इन कॉस्ट सीलिंग का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। An Indian importer raises a buyer's credit of $5 lakh for a period of 12 months to fund a raw material shipment. The benchmark rate, secured overnight financing rate SOFR, is currently trading at 5.20%. Under the RBI's trade credit framework, there is a strict regulatory cap on the all-in cost that the overseas lender can charge. Calculate the absolute maximum all-in cost interest rate the importer is legally permitted to pay for this trade credit transaction. Assume the standard trade credit spread over the benchmark is 250 basis points. Option A, 5.20%. Option B, 7.70%. Option C, 8.20%. Option D, 10.20%. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 7.70%। चलिए ट्रेड क्रेडिट के इस कैलकुलेशन को समझते हैं। जब कोई इंपोर्टर विदेश से लोन लेता है तो आरबीआई ने ब्याज दरों पर एक सख्त सीलिंग लगाई हुई है। इसका उद्देश्य यह है कि भारतीय इंपोर्टर का शोषण न हो और देश का पैसा फालतू में बाहर न जाए। इस सीलिंग को फाइनेंस की भाषा में ऑल इन कॉस्ट कहा जाता है, जिसमें ब्याज, बैंक फीस और अन्य सारे खर्चे शामिल होते हैं। इसे ग्लोबल बेंचमार्क दर पर कैलकुलेट किया जाता है। इस सवाल में हमारा बेंचमार्क रेट 5.20% है। आरबीआई के नियमों के अनुसार ट्रेड क्रेडिट के लिए स्प्रेड या मार्जिन की अधिकतम सीमा 250 बेसिस पॉइंट्स यानी 2.5% तय की गई है। तो अधिकतम कॉस्ट निकालने के लिए हम 5.20 में 2.5% जोड़ देंगे। इससे हमारा फाइनल जवाब 7.70% आता है। कोई भी विदेशी बैंक इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, इसी के साथ हमने फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स के सारे रूल्स को बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये मास्टर क्लास आपके CAIIB एग्जाम की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगी। इन सारे पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करते रहें। बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।